नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनसी एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोरसेट 6 मेंस पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नोरसेट मेंस अभी 5 मई 2024 को संपन्न हुआ था। उसकी आज हम आपके लिए कंप्लीट आंसर की लेके आए हैं विथ रेशनल। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आंसर की, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बता दूं, हम साथ साथ में आपको ईएसआईसी की कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और नोरसेट 6 मेंस में भी हमारी क्लास में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। तो दोस्तों, इस प्रकार का कुछ पिक्चर्स आपको नोरसेट 6 में देखा होगा मेंस में। तो ये पिक्चर्स क्या था? तो ये पिक्चर्स था नेजोफेरिंजियल एयरवे। तो दोस्तों, नेजोफेरिंजियल एयरवे हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमें टेम्परेरी रूप से पेशेंट इंट्यूबेट नहीं हो रहा और टेम्परेरी रूप से उसको एयरवे मैनेजमेंट करना हो, तो हम नेजोफेरिंजियल एयरवे उसमें यूज करते हैं। तो ये नेजोफेरिंजियल एयरवे की इमेज थी, ना कि एलएमए की और या सुप्राग्लोटिक एयरवे की भी ये नहीं थी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि विटामिन ए स्टार्ट एट द एज ऑफ। दोस्तों, विटामिन ए कब स्टार्ट करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो विटामिन ए हमें 9 मंथ पर स्टार्ट करते हैं, ना कि 6 मंथ पर, 12 मंथ पर भी नहीं करते, 15 मंथ पर भी नहीं करते। जो एग्जैक्ट टाइमिंग है विटामिन ए स्टार्ट करने का वो है 9 मंथ। 9 मंथ पर हम विटामिन ए की डोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि 40 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, एंडोट्रेकियल एंट्रेक्योस्टोमी, सक्शन कैथेटर की साइज क्या होगी? हमें पेशेंट का सक्शन करना है, एंडोट्रेकियल या ट्रेक्योस्टोमी सक्शन। 40 साल का पेशेंट है तो उसकी जो सक्शन की साइज है वो कितने की होगी या कौन से फ्रेंच की होगी? तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार दे रखा था, 10 से 12 फ्रेंच, 12 से 14 फ्रेंच, और 14 से 18 फ्रेंच, और 18 से 24 फ्रेंच। तो दोस्तों बता दूं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 12 से 14 फ्रेंच के बीच का हम कैथेटर यूज में लेंगे अगर पेशेंट 40 साल का है और हमें सक्शन करना हो तो उस कंडीशन में। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है जिसमें स्मॉल चाइल्ड है अगर 2 से 5 साल का है और एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज़ है वो 4 से 5 mm है, और ट्रेक्योस्टोमी की जो इनर डायमीटर है वो 3 से 5.5 mm है। तो हम उसमें जो कैथेटर यूज करेंगे वो 6 फ्रेंच से लेकर 8 फ्रेंच तक यूज करेंगे। फिर स्कूल एज चाइल्ड 6 से 12 एज का बच्चा है और उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने 5 से 6 mm की इंट्यूबेट कर रखा है, 5-6 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब है, या ट्रेक्योस्टोमी जो ट्यूब है वो 4 से 6.5 mm की है इनर डायमीटर। तो उस कंडीशन में हम 8 फ्रेंच से लेकर 10 फ्रेंच के कैथेटर को यूज करते हैं। और एडोलसेंट टू एडल्ट में अगर पेशेंट 7 से 9 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब से इंट्यूबेट हो रखा हो तो हम उस कंडीशन में पेशेंट को, या ट्रेक्योस्टोमी में 5 से 9 mm डायमीटर वाली ट्रेक्योस्टोमी से ट्रेक्योस्टोमाइज पेशेंट है तो हम उसमें 10 फ्रेंच से लेकर 16 फ्रेंच तक का कैथेटर यूज में करते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूं, कलर कोडिंग से कैथेटर की जो साइज़ है वो सक्शन कैथेटर की साइज़ की कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। वापस नेक्स्ट नोरसेट के मेंस या प्री में आपको सक्शन कैथेटर की जो कलर कोडिंग है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सीवियर सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिया दैट कुड इंडिकेट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोवोलेमिक शॉक इंक्लूड। दोस्तों, हाइपोवोलेमिक सीवियर हाइपोवोलेमिक सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेंगे कि जिसको देखकर हमें लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया ऑप्शन में था, टेकिकार्डिया था, हाइपोटेंशन था और हाइपरटेंशन था। दोस्तों, आपको बता दूं और आपको पता भी होगा कि हाइपोवोलेमिया में हाइपरटेंशन नहीं होता है, ब्रेडिकार्डिया भी हमें देखने को नहीं मिलता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया नॉर्मली हाइपोवोलेमिक शॉक में देखने को मिलता है, जबकि हाइपोटेंशन भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें प्रायोरिटाइज करने के लिए हमें हाइपोटेंशन को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाइपोटेंशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हाइपोवोलेमिक शॉक में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टेकिकार्डिया भी इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट इज द कलेक्शन डिवाइस यूज फॉर एंड्रो एबीजी। एबीजी का हमें सैंपल लेना है, उसके लिए हम कौन सी जो कलेक्शन डिवाइस है वो यूज में लेते हैं? तो ऑप्शन में कुछ था हेपरनाइज सिरिंज, ईडीटीए, प्लेन सिरिंज और ग्लूकोज। तो दोस्तों,
हमेशा एबीजी करने से पहले हम पेशेंट जो सिरिंज है उसको हेपरेनाइज करते हैं। हेपरेनाइज सिरिंज यूज में लेते हैं एबीजी के दौरान। क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्लड के क्लॉट को रोकने के लिए हम हेपरेनाइज सिरिंज को यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा कि हाउ टू हेपरेनाइज सिरिंज को हम हेपरेनाइज कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, तो वो सारी बात नेक्स्ट हमारी क्लास में बताऊंगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि आफ्टर सर्जरी फॉर इंसर्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, किसी पेशेंट के सीएबीजी सर्जरी हुई है और क्लाइंट डेवलप टेम्परेचर ऑफ 102 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट और 38.8 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। व्हाट इज द प्रायोरिटी कंसर्न्स रिलेटेड टू एलिवेट टेम्परेचर डज नर्स कंसिडर व्हेन नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द क्लाइंट्स टेम्परेचर। दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारी क्लास में से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी सीएबीजी हो रखी है और उसका जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 38.8 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे जो प्रायोरिटी नर्स कंसर्न है एज ए नर्स वो क्या रहेगा? अब डॉक्टर को इन्फॉर्म करते टाइम हमारा जो सबसे प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा, नर्स का जो प्राथमिकता कंसर्न रहेगा वो क्या रहेगा? तो ऑप्शन में था ए फीवर में लीड टू डायफोरेसिस, ऑप्शन सेकंड था फीवर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन थर्ड था एन इंक्रीज टेम्परेचर इंडिकेट सेरिब्रल एडिमा, और ऑप्शन फोर्थ था एन इंक्रीज टेम्परेचर में बी साइन ऑफ हेमोरेज। तो दोस्तों बता दूं, आपको पता है फीवर जब पेशेंट में होता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड है वो बढ़ जाती है, जिसको मैनेज करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर देता है। तो सबसे बड़ा कंसर्न है कि ए फीवर इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं सीएबीजी में जो हार्ट की जो डिमांड है, जो ब्लड की डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और उसको लेकर हमें कंसर्न होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि ए क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट लास्ट फ्रॉम 10 ईयर्स विच कॉम्प्लिकेशंस अकर ड्यू टू थायमाइन डेफिशिएंसी। तो दोस्तों एक पेशेंट है जो कि क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, लास्ट 10 साल से वो एल्कोहल का इंटेक कर रहा है। विच कॉम्प्लिकेशंस अकर ड्यू टू थायमाइन डेफिशिएंसी, थायमाइन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस इस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी? तो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार था कि एनीमिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन सेकंड था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एटेक्सिया देखने को मिलेगा, ऑप्शन थर्ड था जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और ऑप्शन फोर्थ था हाइपरटेंशन। तो कौन सी कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी? तो दोस्तों आपको पता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एल्कोहलिक पेशेंट में हमें देखने को मिलती है थायमाइन की डेफिशिएंसी, और थायमाइन डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एटैक्सिया। ठीक है, एटैक्सिया प्लस पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम ऐसे कंडीशंस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि नर्स है एजुकेटेड टू मदर अबाउट आईपीवी, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आईपीवी? आईपीवी मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो दोस्तों आईपीवी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन में फर्स्ट है आईपीवी आर मोर पोटेंट देन ओपीवी, आईपीवी मोर पोटेंट है ओपीवी से, ऑप्शन सेकंड है आईपीवी राइट आफ्टर बर्थ, और ऑप्शन थर्ड प्रिवेंट ओनली वाइल्ड पोलियो और प्रिवेंट टू ऑल सब टाइप पोलियो वायरस। तो दोस्तों जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रिवेंट ओनली वाइल्ड पोलियो। तो दोस्तों बता दूं आईपीवी जो पोलियो को प्रिवेंट करती है तो वो ओरल अगर ज़्यादा है, पोलियो जो ओरल मतलब वायरस की जो एक्सक्रीटिंग कैपेसिटी ओरल से ज़्यादा है तो वो हम उस टाइम पे हम आईपीवी देते हैं, पेशेंट को आईपीवी वैक्सीन देते हैं, जिसकी वजह से जो ओरल के थ्रू, ओरल सिक्रेशंस के थ्रू पोलियो वायरस जो फैलना है या स्प्रेडिंग होना वो कम हो जाएगा। बाकी आईपीवी आर लेस पोटेंट टू ओपीवी। ठीक है, ओपीवी इज मोर पोटेंट, ओपीवी सब ज़्यादा पोटेंट है, आईपीवी की बात करें तो आईपीवी लेस पोटेंट है। क्यों है? क्योंकि जो ओपीवी में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है वो ओपीवी में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर करें तो आईपीवी से। ठीक है, आईपीवी आफ्टर राइट बर्थ, ठीक है, और प्रिवेंट ऑल सब टाइप, आईपीवी ऑल सभी टाइप से प्रिवेंट नहीं करती है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस एक्सेप्ट। तो दोस्तों ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हम
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज में नहीं ले सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करनी थी। ऑप्शन फर्स्ट है मिफेप्रिस्टोन, ऑप्शन सेकंड है मिजोप्रोस्टोल, और ऑप्शन थर्ड है प्रोजेस्ट्रॉन्स ओनली पिल्स, और ऑप्शन थर्ड है लियोनोजेस्ट्रल। तो दोस्तों बता दूं, मिजोप्रोस्टोल हम पेशेंट्स को एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। बाकी जितनी भी ड्रग्स है, प्रोजेस्ट्रॉन्स ओनली पिल्स है, प्रोजेस्ट्रॉन्स पीओपी बोलते हैं इनको, और लेवोनोजेस्ट्रोल जिसको हम अनवांटेड 72 के नाम से जाते हैं, अनवांटेड 72, और मिफेप्रिस्टोल, ये भी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ कर सकते हैं मिफेप्रिस्टोल, जिसमें हम मिफेप्रिस्टोल और मिजोप्रिस्टोल का एक कॉम्बिनेशन किट आता है जो कि हम एमटीपी में यूज़ करते हैं। ठीक है, मिफेप्रिस्टोल अगर हम सिंगल ऐसे यूज़ करते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह कार्य करती है, लेकिन मिजोप्रिस्टोल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ में नहीं ले सकते हैं। मिजोप्रिस्टोल हम यूज में नहीं लेते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद सबक्लेवियन सेंट्रल लाइन। तो दोस्तों अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो ज़्यादा अगर पेशेंट को कुछ आइनोट्रोप्स वगैरह चल रहा हो, ज़्यादा फ्लूइड चल रहा हो, या पेशेंट्स को कुछ आईवी लाइन जो पेरिफेरल आईवी लाइन है वो एक्सेस नहीं हो रहा, तो हम पेशेंट्स के सेंट्रल लाइन पुट करते हैं। तो सेंट्रल लाइन में दो तरह की सेंट्रल लाइन पुट करते हैं, तो कि 2 या 3 तरह की सेंट्रल लाइन पुट करते हैं। एक हम इंट्राजुगुलर वेन सेंट्रल लाइन पुट करते हैं, एक फीमोरल सेंट्रल लाइन पुट करते हैं, फीमोरल, ठीक है, और एक हम सेंट्रल लाइन पुट करते हैं, वो करते हैं सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन। ठीक है, सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन मीन्स जो क्लेविकल बोन है उससे नीचे की तरफ हम एक सेंट्रल लाइन पुश करते हैं, या सेंट्रल लाइन पुश क्या सेंट्रल लाइन डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन। क्लेविकल बोन है उसके नीचे हम सेंट्रल लाइन डालते हैं, उसको सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन बोलते हैं। ठीक है, सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन डालते समय जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग और आफ्टर सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन इंसर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। हाइड्रोथोरेक्स देखने को नहीं मिलता है, पायोथोरेक्स भी नहीं देखने को मिलता है, नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं होता। न्यूमोथोरेक्स इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर द सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन इंसर्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एंटी क्रेविंग एजेंट फॉर एल्कोहल डिपेंडेंट आर ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों एंटी क्रेविंग एजेंट, एल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट के जो एंटी क्रेविंग एजेंट है वो होते हैं एक्सेप्ट, तो उसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन में लोराजिपाम, एकाम्प्रोस्टेट, टोपिरामेट और नाइट्रोट्रिक्सोन। तो दोस्तों बता दूं, लोराजिपाम हम एज ए एंटी क्रेविंग एजेंट यूज में नहीं करते हैं। बाकी जो एकाम्प्रोस्टेट, टोपिरामेट और नाइट्रोट्रिक्सोन एल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट में हम एंटी क्रेविंग एजेंट के तौर पर यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच एंटीकोगुलेंट डोंट यूज इन प्रेगनेंसी। कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि हम प्रेगनेंसी के दौरान यूज नहीं करते। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है और ये हमने हमारी क्लास में भी इसको कवर किया है, एंटीकोगुलेंट डोंट यूज इन प्रेगनेंसी। तो उसमें सबसे कॉमन और सबको पता रहने वाली ड्रग्स है वो है वारफरीन। वारफरीन को हम पेशेंट में या प्रेगनेंसी में यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट कोज करती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीडे सेगार मेथड 20 kg बेबी पर फ्लूइड्स गिवन। तो उसमें एक हॉलीडे सेगार मेथड होता है, हॉलीडे सेगार मेथड। ठीक है, ये हम यूज में लेते हैं फ्लूइड लॉस और फ्लूइड लॉस के बाद में हम फ्लूइड उसकी प्रोवाइड करवाने के लिए या मेंटेनेंस फ्लूइड देने के लिए हम हॉलीडे सेगार मेथड यूज में लेते हैं बेबीज़ में। ठीक है, चाइल्ड में। तो उसका जो फॉर्मूला है वो पूछ रखा है कि 20 kg बेबी में हम हॉलीडे सेगार फ्लूइड के अकॉर्डिंग कितना फ्लूइड पर डे देंगे। तो बता दूं दोस्तों, तो हॉलीडे सेगार मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, 0 से 10 kg के वेट को बच्चे को हम 100 ml पर kg पर डे देते हैं। ठीक है, 10 से, तो 10 kg का बच्चा है, 100 ml पर देंगे तो कितना हो गया पर डे, तो हो गया ये लगभग 1000 ml। ठीक है,
1000 ml हो गया। बाकी अब बात करें 11 से 20 में तो हम 1000 ml तो ये मानेंगे भाई, 10 kg वाला 1000 ml तो ये हो गया, प्लस 50 ml पर kg हम और अलग से देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा बेबी, कितना है 20 kg का है। 20 kg का है तो 50 इंटू 10 करेंगे। 10 तो हमने ये जोड़ लिया, 10 kg ये और 10 kg का ये हो गया, तो 500 हो गया ये, 1000 प्लस 500 मतलब 1500 ml पर डे हम उसको फ्लूइड रिक्वायरमेंट रहेगी। 1500 ml इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सूचर था बी लिंच सूचर इज अप्लाइड फॉर। तो दोस्तों बता दूं, एक बी लिंच सूचर हम पोस्टपार्टम हेमोरेज में यूज में करते हैं। अगर यूट्रस हिस्टेक्टोमी को किसी पेशेंट में जो हिस्टेक्टोमी है वो हमें लग रहा है कि प्रिवेंट करने के लिए, हिस्टेक्टोमी को प्रिवेंट करने के लिए हम सबसे पहले बी लिंच सूचर यूज में लेते हैं, जो कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो 86% तक सक्सेस रेट है। अगर बी लिंच सूचर कर दिया पोस्टपार्टम हेमोरेज में तो 86 के हमें हिस्टेक्टोमी नहीं करनी पड़ती है, बी लिंच सूचर से पेशेंट मैनेज हो सकता है। तो बी लिंच सूचर इज अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाइड करता है तो मैंने पहले ही बता दिया, पोस्टपार्टम हेमोरेज या यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए हम बी लिंच सूचर यूज में लेते हैं। तो दोस्तों बी लिंच सूचर कुछ इस प्रकार का रहता है, हम ये सूचर्स ऐसे कुछ इस तरीके से सूचरिंग करते हैं। ठीक है, और जो सूचर्स है वो ऐसे करके, ये एक तरीके का अलग ही सर्जन या जो गायनिक वाले हैं वो भी स्पेसिफिक रहते हैं। हमें पता रहना चाहिए बी लिंच सूचर किसके लिए अप्लाई करते हैं, तो यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो कि एम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हेपरिन या एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कहीं ना कहीं हेपरिन उनकी फेवरेट ड्रग्स है, या तो हेपरिन का एंटीडोट पूछते हैं या फिर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं। तो इस बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है हेपरिन का। तो दोस्तों हेपरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ हेपरिन। तो जो हेपरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है हेपरिन इनहिबिट द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ऑप्शन थर्ड है हेपरिन बाइंड्स टू एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एंड इंक्रीज द इनएक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ऑप्शन फोर्थ है हेपरिन्स इनहिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन एंड ग्लूटामेट रेजिड्यू क्लोटिंग फैक्टर ऑन ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों बता दूं, हेपरिन है वो बाइंड करती है एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एंड इंक्रीज द इनएक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो हेपरिन का जो पाथवे है वो इंट्रिंसिक पाथवे ये रहता है कि हेपरिन सबसे पहले जो क्लोटिंग फैक्टर 12 होता है उसको क्लोटिंग फैक्टर 12A में कन्वर्ट करती है, 12A कन्वर्ट करता है 11 को 11A में, और 11A कन्वर्ट करता है 9 को 9A में, और प्लस 9A प्लस और 8A मिलकर 8A मिलकर क्या करते हैं, एक्स हेपरिन फैक्टर जो 10 होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे 10 को एक्टिवेट करने के 10 से 10A में बनाने के लिए हम एंटीथ्रोम्बिन थर्ड यूज में लेते हैं, और एंटीथ्रोम्बिन थर्ड प्रोथ्रोम्बिन थर्ड से लेकर थ्रोम्बिन बनाता है और कॉमन पाथ रहता है, और हेपरिन एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को बाइंड कर देती है जिसकी वजह से आगे क्लोट बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था क्लोटिंग का पाथ है और हेपरिन का एक्शंस करता है। हेपरिन जो क्लोटिंग फैक्टर 10th होता है उसको 10th A में कन्वर्ट नहीं होने देती है। 10th को 10th A में कन्वर्ट होने के लिए हमें यूज में आता है वो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड यूज में आता है, और ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की वजह से 10th A में कन्वर्ट होता है और 10th A प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और हेपरिन है वो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को बाइंड कर लेता है जिसकी वजह से आगे क्लोटिंग बनना बंद हो जाता है। तो जो हेपरिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो हेपरिन बाइंड कर लेता है किससे, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मदर एंड चाइल्ड केयर विद अ गारंटी फॉर सर्विस इज सेफ गार्ड अंडर द। दोस्तों बता दूं, एक स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मदर एंड चाइल्ड केयर विद गारंटी फॉर सर्विस इज सेफ गार्ड अंडर द सुमन एक मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक योजना स्टार्ट की थी, जिसमें हम सुमन योजना इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना इज ए मैटरनिटी बेनिफिट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशन टू प्रेग्नेंट एंड वुमेन न्यू बॉर्न्स। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस। तो दोस्तों अगर आपको
पेपर सॉल्यूशंस अच्छा लगा हो या आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और रेगुलर अगर आप ESIC की तैयारी करना चाहते हो और रेगुलर क्लासेस चाहते हो, बता दूं दोस्तों, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नोटसेट 6 में भी हमारे क्लास में से हमारी जो क्लासेस रहती हैं वो 10 से 20 मिनट की रहती है, क्योंकि इतनी क्लास अच्छी रहती है। बाकी एक एक घंटे की, डेढ़ घंटे की क्लास को मैं प्रोडक्टिव नहीं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो 10 से 20 मिनट की क्लास में हमारे नोटसेट में, इस नोटसेट मेंस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आगे भी हम ESIC को लेकर भी हम इतना एम्बिशियस हैं कि कम से कम हमारे 10-20 मिनट की क्लास में लगभग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो 10 से 15 या और भी मोर देन 20 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं हमारी क्लासेस में। तो क्लास को, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।